हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इन्फिनिक्यू प्लेटफॉर्म में 10 और एमसीक्यूज़ की। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। हमसे क्या कह रहा है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, तो उसको चलाते हैं। हमारे पास क्लास है सैम्पल नाम की, ठीक है। अब जल्दी नीचे आते हैं। मुझसे क्या कह रहा है, ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ हमारी सैम्पल क्लास का और उसमें 200 पास कर दो उसके इनिट में। सबसे पहले मैं यहाँ से उठ के इसके इनिट पे गया और यहाँ पे मैंने नम की वैल्यू क्या मैंने पास करवा दी अभी 200। तो सेल्फ डॉट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नन। और सेल्फ क्या है, सेल्फ हमारा करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब ओबीजे। तो मैंने बोल दिया कि भाई जो ओबीजे है इसके लिए जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, नन हमारी सेट हो चुकी है इसके कंस्ट्रक्टर के चलने के बाद। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी खुद से, तभी जाके आपका काम सही होगा और आपका सही आंसर आएगा। इनिट चल गया, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब इस वाली लाइन पे क्या कह रहा है, ओबीजे डॉट सेट वैल्यू, मतलब ओबीजे क्या है, सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। तो सैम्पल क्लास के अंदर सेट वैल्यू नाम का मेथड कॉल करो और 10 पास कर दो। तो मैंने सैम्पल क्लास के अंदर देखा सेट वैल्यू नाम का मेथड क्या है, ये मिल गया। कह रहा है यहाँ पे 10 पास कर दो, मैंने यहाँ 10 रख दिया। कह रहा है वैल्यू इज इक्वल टू नम, एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना सिंपल सा, ओबीजे डॉट वैल्यू नहीं। अगर यहाँ ओबीजे डॉट वैल्यू की वैल्यू चेंज करनी होती है यहाँ पे लिखता है सेल्फ डॉट वैल्यू, बट ऐसा मैंने नहीं लिखा हुआ है ना। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल ही क्या है, वैल्यू नाम का एक लोकल वेरिएबल है जिसमें वैल्यू मैंने 10 धर दी है। तो वैल्यू इक्वल टू 10 सिंपल। और ये लाइन चल जाएगी, जैसे ही ये मेथड मेरा खत्म होगा ये सारी वैल्यूज़ खत्म हो जाएंगी। तो इसका कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं। चलो देख लेते हैं, ये लाइन भी चल गई। फिर मुझसे कह रहा है तीसरी लाइन पे, कह रहा है ओबीजे डॉट गेट वैल्यू, मतलब सैम्पल क्लास के अंदर गेट वैल्यू नाम का मेथड चलाओ। तो मुझे ये चलाना है। मैं ये कर क्या रहा है, सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नम। अब देखो यहाँ पे इस पूरे के पूरे आप मेथड पे देखो, आपको कहीं पे भी नम की वैल्यू नज़र आ रही है क्या? देखो ये नम क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये नम एक हमारा नॉर्मल सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, बट हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू पास तो कर नहीं रहे हैं। और ये नम अगर इस मेथड के अंदर है, मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे कहीं लिखा होता अगर नम इक्वल टू 10, नम इक्वल टू 20, तो मेरा काम हो जाता। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया, मतलब ये नम जो है यहाँ पे क्या है, अननोन है, मुझे नहीं पता हो। जैसे ही इंटरप्रेटर इस लाइन पे आएगा तो उसको भी नहीं पता नम की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये नम की वैल्यू उठ के यहाँ पे आने वाली है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या है हमारा, ये नम है हमारा क्लास वेरिएबल। इसको यूज़ करना होगा तो हम लोग लिखेंगे क्लास का नाम सैम्पल डॉट नम। तो अगर ये लाइन हमारी इस नम की जगह लिखी होती तो मेरा चल जाता, बट ऐसा तो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर, क्योंकि नम नाम का कोई इसमें वेरिएबल मिल ही नहीं रहा। तो कह रहा है कोड कंपाइल नहीं होगा क्योंकि एरर रिसेट वैल्यू में, ऐसा तो नहीं है। कोड कंपाइल नहीं होगा क्योंकि एरर गेट वैल्यू में है, बिल्कुल सही, गेट वैल्यू में है, नम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने क्लास बना रखी सम एक्सेप्शन नाम की, जो एक्सेप्शन नाम की एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। एक्सेप्शन क्लास बेस क्लास होती है सारी की सारी एक्सेप्शंस की। एक क्लास बनाई कैलकुलेटर नाम की, और फिर ये मुझसे क्या कह रहे हैं कि भाई ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कैलकुलेटर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, कैलकुलेटर, स्मॉल कैलकुलेटर नाम का। मैंने कहा ठीक है। कैलकुलेटर के पास खुद का इनिट है नहीं, तो यहाँ पे कुछ चलेगा नहीं। फिर आते हैं अगली लाइन पे, कह रहे कैलकुलेटर डॉट डिव, मतलब कैलकुलेटर क्लास के अंदर डिव नाम का मेथड ढूंढो। मैंने कहा ये है। कह रहा है इसमें 10 और 0 पास कर दो। तो मैंने कहा 10 आ गया यहाँ पे और 0 आ गया यहाँ पे। फिर ये क्या कर रहा है, वेर 1 अपॉन वेर 2, मतलब ये है 10 अपॉन 0। और जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे रेज हो जाएगी एरर, कौन सी, 0 डिवीजन एरर। आप कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारी कहाँ पे एरर आई, 0 डिवीजन एरर आई। तो यहाँ पर जो एरर आई वो आई किसकी वजह से, इस ट्राई की वजह से ना। ये लाइन चलाने पे ही तो आई थी। तो ट्राई पे जब एरर आए तो हम लोग एक्सेप्ट पे ढूंढेंगे, क्या यहाँ 0 डिवीजन एरर लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब ये नहीं चलेगा। क्या यहाँ पे 0 डिवीजन एरर लिखा है, नहीं लिखा है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट सिंपली खाली लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या लिखा है, इसकी जगह आपको दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एक्सेप्शन। और मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेप्शन क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है सारी एक्सेप्शंस की। तो अगर इसके पास कोई भी इंसान अपनी एरर लेके आएगा तो ये अपना चला देगा। तो इसने कहा ठीक है चलाओ और प्रिंट कर दो एरर। तो मेरा पहला क्या प्रिंट हो गया, एरर, ठीक है। इसके बाद अब ट्राई में एरर आई तो मैंने एक्सेप्ट चलाया। एक्सेप्ट चलने के बाद मेरा फाइनली अपने मन से चल जाता है, तो ये अपनी लाइन से अपने मन से प्रिंट हो जाएगा। तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, एरर एंड फाइनली आउट ऑफ डिवीजन मेथड। देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, एरर एंड फाइनली आउट ऑफ डिवीजन मेथड। यहाँ पे देखो जो बी आर लिखा है ना, ये बी आर वेबसाइट बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया होगा, बी आर ब्रेक करने के लिए लाइन को, बट वो इन्होंने यहाँ पे दिखाई दिया सीधा। HTML का टैग होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मान लो कि इम्पोर्ट है सब हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। क्लास ए बनाई मैंने, ठीक है। देन इसके अंदर खुद का इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मेथड 2 नाम का और एक मेथड 3 नाम का। मतलब अब अगर क्लास ए को कोई और क्लास इनहेरिट करना चाहेगी, अपना बाप बनाना चाहेगी, अपना पेरेंट बनाना चाहेगी, तो उस क्लास के अंदर मेथड 2 और मेथड 3 जो है ओवरराइड होने चाहिए। मतलब उस क्लास के अंदर खुद के मेथड 2 और मेथड 3 होने चाहिए। नीचे आते हैं, क्लास बी ने क्या करा, क्लास ए को इनहेरिट करा। इसका मतलब अभी क्लास बी का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो कब बनेगा, जब क्लास बी के अंदर मेथड 2 भी हो और मेथड 3 भी हो। देख लेते हैं मेथड 2 मेथड 3 है, मेथड 3 है, मेथड 2 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब अब ना तो हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे ना तो क्लास बी का, क्योंकि दोनों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हैं। कह रहा है ऐसा हम क्या लिख दें क्लास बी के ऑब्जेक्ट में तो हमारी चल जाए, क्लास बी का मतलब और एक ऑब्जेक्ट बन जाए और मैं इसको चला सकूँ। ऐसा मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है मेथड 2 का, इसको क्लास बी के अंदर होना चाहिए। देख लेते हैं, तो क्लास बी को अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना है तो इसके अंदर मेथड 2 भी होना चाहिए, मेथड 3 भी होना चाहिए। बट यहाँ पे मेथड 3 है तो किसकी रिक्वायरमेंट है कि मेथड 2 भी यहाँ पे आ जाए। तो मेथड 2 को लाने के लिए ही तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि इम्प्लीमेंटेशन कर दें हम मेथड 2 का, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही हमारा सही, तो नीचे देखेंगे ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एक हमारे पास क्लास है शेप नाम की, ये एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन कौन से हैं, ड्रॉ शेप और सेट कलर, ठीक है। अब देखो ये क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट तो हम लोग नहीं बना सकते। नीचे आते हैं, एक सर्कल नाम की क्लास है, इसने क्या करा है, शेप नाम की क्लास को इनहेरिट कर रखा है। मतलब सर्कल भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना है तो इसके अंदर सेट कलर भी होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, ड्रॉ शेप नाम का मेथड भी होना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, सर्कल के अंदर क्या दोनों हैं, तो ड्रॉ शेप तो मिल गया, सेट कलर नहीं है, सेट कलर नहीं है, इसका मतलब सर्कल क्लास भी क्या हो गई हमारी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई और इसका भी ऑब्जेक्ट हम लोग अब नहीं बना सकते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो क्या कह रहा है कि भाई क्लास सर्कल को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेट कलर नाम का मेथड नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये लाइन इसने बिल्कुल सही कही। अगले पे आते हैं, कह रहे हैं अबव कोड में एक एरर आएगी क्योंकि क्लास शेप के अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए। देखो एरर तो नहीं आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि सिंपली आपने क्या करा है, सिंपली क्लास बनाई, उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करे हुए हैं। आपने जब तक ऑब्जेक्ट नहीं कॉल करना एरर नहीं आने वाली है। तो आपने सिंपल क्लास का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसमें एरर नहीं आएगी। तो दूसरी लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, दोबारा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कह रहे हैं डेमो नाम की मेरे पास क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। मैंने कहा ठीक है, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ डेमो क्लास का और उसके इनिट में 100 भेज दो। तो इसके इनिट में जब मैं 100 भेजूंगा तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या सेट हो गई, 100। कह रहा है सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू नम, इसका मतलब सेल्फ डॉट नम की वैल्यू क्या है, वो सेल्फ क्या है, ओबीजे। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि ओबीजे डॉट अंडरस्कोर नम की वैल्यू जो है ये हो जाए मेरी कितनी, 100। फिर आते हैं इस वाली लाइन पे, सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब ओबीजे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेट हो गई। ठीक है, ये 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पे सेट कर दी इन दोनों लाइन से। अब हम लोग वापस आते हैं, ये लाइन खत्म हो गई मेरी। अब नीचे आते हैं, क्या कह रहा है, ओबीजे डॉट वैल्यू को 200 कर दो। तो ये वैल्यू क्या है, ये एक नॉर्मल पब्लिक वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल है, पब्लिक प्राइवेट कैसे पता करते हो, प्राइवेट होगा तो 2 अंडरस्कोर लगे होंगे, पब्लिक होगा तो अंडरस्कोर नहीं लगे होंगे, और पब्लिक वैल्यू है तो बाहर से चेंज कर सकते हो क्लास के। तो हमने इसकी वैल्यू सेट कर दी 200, तो पहले 0 थी, अभी कितनी हो गई, 200। फिर मैं इस अगली लाइन पे आता हूँ, ये मुझसे कह रहा है ओबीजे मतलब डेमो क्लास के अंदर सेट नाम का मेथड कॉल करो और ये चीज़ भेज दो। ये है क्या, ओबीजे डॉट वैल्यू क्या है, 200, कह रहा है 200 भेज दो। कहाँ पे, सेट नाम के मेथड पे। तो सेट नाम के मेथड पे 200 आया और कह रहा है सेल्फ डॉट नम की वैल्यू 200 सेट कर दो। सेल्फ डॉट नम क्या है, ओबीजे डॉट नम, तो इसकी वैल्यू 100 थी, अब कितनी हो गई, 200। सिंपल, ये लाइन भी चल गई। इधर आते हैं, प्रिंट करो ओबीजे डॉट डिस्प्ले टोटल नाम का मेथड, मतलब डेमो क्लास के अंदर ओबीजे क्या है, किसका पार्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, डेमो क्लास का। डेमो क्लास के अंदर डिस्प्ले टोटल नाम का मेथड कॉल करो। तो डिस्प्ले टोटल नाम का मेथड ये रहा, इसको चलाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे सेल डॉट नम ये है 200 प्लस सेल डॉट वैल्यू ये है 200, 200 प्लस 200 400, टोटल की वैल्यू हो गई 400। हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, तो 400 मेरा वहाँ से वापस आया और आएगा कहाँ पे, वापस आके इस जगह पे, और इसको मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 400। तो आई थिंक यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
मुझसे कह रहा है एक मेरे पास क्लास है पर्सन नाम की, ठीक है, और इसमें मुझे क्या कह रहा है कि मुझे इंस्टेंस वेरिएबल बताना है, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। बड़ा आसान है इसको पहचानना। देखो सबसे पहले तो आपको बहुत ही आसानी से एक लाइन चलानी है, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन पे आते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना, इस लाइन पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल दिखा अंडरस्कोर बिलोंग्स टू, ये क्या है, ये एक मेरा क्लास वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल बोल दो, स्टैटिक वेरिएबल बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लास वेरिएबल है। देन और बाकी तो यहाँ पे कुछ नया मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इस लाइन पे आओ, ये मुझसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल नज़र आ रहा है, नेम आ रहा है। ये नेम क्या है, लोकल वेरिएबल है। क्या है, लोकल वेरिएबल। फिर अगली लाइन पे आते हैं, मुझसे कह रहे हैं सेल्फ डॉट हाइट, जहाँ जहाँ सेल्फ लगा होता है सारे क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। और फिर इस लाइन पे आते हैं, मुझसे कह रहा है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सिंपल लोकल वेरिएबल है। फिर इस लाइन पे आते हैं, यहाँ पे भी सेल्फ डॉट नेम लिखा है जो कि हमने यहाँ से उठा लिया था, और लैंग्वेज लिखा है जो हमने यहाँ से उठा लिया था, तो कुछ नया नहीं है। तो कितने हो गए हमारे वेरिएबल, गिन लो। एक हमारा हो गया स्टैटिक, एक हो गया स्टैटिक वेरिएबल, दो हो गए लोकल वेरिएबल, दो हो गए लोकल, और तीन हो गए इंस्टेंस। अब देख लो ये ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो 3 इंस्टेंस, 2 लोकल, 1 स्टैटिक। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि क्लास है मेरे पास एक पेरेंट नाम की, इसको समझने की ज़रूरत है। देखो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है जो पेरेंट क्लास को क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, ठीक है। मैंने कहा चाइल्ड, और जैसे मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिए, इसका मतलब चाइल्ड का पहले इनिट कॉल करो, आगे काम बाद में होगा। चाइल्ड के पास इनिट नहीं है, पेरेंट से बोलेगा इनिट दो, पेरेंट के पास इनिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे कह रहा है अब चाइल्ड के अंदर एमटीडी नाम का मेथड कॉल करो। तो चाइल्ड क्लास के अंदर एमटीडी नाम का मेथड मैंने कहा ये है, यहाँ से मैंने कोई वैल्यू नहीं भेजी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नम की क्या सेट हो गई, 200, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ 200, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, 200। तो ये तो बड़ा सिंपल था, 200 मेरा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, तो यही हमारा क्या है, आंसर। एक एक लाइन करोगे कभी गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेरेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास हो गई हमारी, चाइल्ड क्लास जिसने पेरेंट क्लास को क्या करें, इनहेरिट कर रखा है। मैंने जैसे ही बोला प्रिंट करना है, बोलेगा क्या, मैंने कहा चाइल्ड क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब चाइल्ड का इनिट चलाओ। चाइल्ड के पास इनिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट से बोलेगा इनिट दो, पेरेंट के पास इनिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, कहता है चाइल्ड क्लास के अंदर एमटीडी नाम का मेथड ढूंढो। मैंने कहा ये मिल गया भाई, ये मिल गया। यहाँ से मैं कुछ नहीं पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्टार स्टार नम लिखा है। स्टार स्टार नम का मतलब है कि एक डिक्शनरी एक्सेप्ट करना चाहता है। अब डिक्शनरी के अंदर हमने की वैल्यू पेयर कुछ भेजे नहीं, तो खाली डिक्शनरी पड़ी, तो नम क्या है, मेरी खाली डिक्शनरी है। रिटर्न कर रहा है 200, 200 यहाँ से वापस आया, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मेरा आंसर क्या आ गया, 200, सिंपल। तो इसका आंसर भी 200 आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और इसको सॉल्व करने में देखो जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने आसान होते हैं, बस एक एक करके लाइन से चलते रहना मेरे साथ। पहले हमने क्लास बनाई एक्सेप्शन 1 नाम की, जो एक्सेप्शन नाम की पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। क्लास बनाई टेस्ट नाम की, फिर नीचे आते हैं, और जैसे इंटरप्रेटर चलता है वैसे ही बता रहा हूँ। ट्राई चलेगा, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ टेस्ट नाम का, तो टेस्ट का इनिट चल जाएगा। टेस्ट का इनिट देखो भैया है क्या, टेस्ट के पास खुद का इनिट नहीं है, और ना तो टेस्ट किसी क्लास को इनहेरिट यहाँ पे कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा भाई, इनिट नहीं है तो कोई बात नहीं। ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। इस पर आते हैं, कह रहा है टेस्ट डॉट, मतलब टेस्ट क्लास के अंदर परफॉर्म टेस्ट नाम का मेथड जो है उसको देखो है क्या, तो मुझे यहाँ पे ये दिख गया, ये है। ये कह रहा है इसमें कुछ वैल्यूज़ पास करनी है, तो कहता है पहले पास कर दो 24751 और फिर पास कर दो 3। तो मैंने कहा ठीक है, 24751 मेरा आया यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया, एक लिस्ट आ गई 24751, और इसकी जगह क्या आ गया 3। फिर कह रहा है ट्राई करो, मैंने कहा ठीक है, ट्राई करने में क्या चाहता है, कहता है टेम्प लिस्ट, मतलब जो हमारी लिस्ट है इसके वेरिएबल इंडेक्स पे, इसका थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो इसका थर्ड इंडेक्स क्या है, 0 से इंडेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 पड़ा हुआ है भाई। तो यहाँ से वैल्यू हो गई 5, क्या सॉरी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 5। क्या 5 बड़ा या बराबर है 5 के, बिल्कुल से बात है, हम अंदर आ गए। इस लाइन पे आओ, कह रहा है टेस्ट डॉट काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ा दो। इसका मतलब मैं टेस्ट डॉट काउंटर क्या बोल रहा है, टेस्ट क्लास के अंदर काउंटर नाम का जो वेरिएबल है, मतलब इसकी बात हो रही है। इसकी वैल्यू अभी 1 है, अभी इसको कितना कर दो, 1 बढ़ा दो, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू हो गई 2। फिर अगली लाइन पे आते हैं, मुझसे क्या कह रहा है कि टेम्प लिस्ट जो हमारी लिस्ट है इसके वेर वाले इंडेक्स पे, मतलब थर्ड इंडेक्स पे 2 कम कर दो।
तो सिंपल है। तो इसके थर्ड इंडेक्स पे क्या पढ़ा था, मैंने कहा था 5 पढ़ा है, इसमें 2 कम कर दो तो ये वैल्यू क्या हो गई 3। सिंपल। इस वाली लाइन पे आते हैं, कह रहा है रेज करो एक्सेप्शन 1। तो इस ट्राई ब्लॉक में अब पहली एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो गई है, तो ये तुरंत के तुरंत भागेगा बाहर, देखेगा कहीं कहीं एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन 1 लिखा हुआ है क्या, देखिएगा इधर आया पहले। तो ये कह रहा है एक्सेप्ट एक्सेप्शन, अब यहाँ पे इसको मिल गया एक्सेप्शन का बाप। ये कह रहा है कि एक्सेप्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पे को पहले ही बताया, एक्सेप्शन क्या होता है, पेरेंट क्लास होती है सारी एक्सेप्शन की। तो आप बच्चे को ढूंढ रहे हो, बट अगर आप उसके पिताजी मिल जाएं तो अपने पिताजी से काम नहीं करा लोगे, सिंपल। तो एक्सेप्शन क्लास सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती है। तो जैसे यहाँ पे एरर आई एक्सेप्शन 1 नाम की, वो ढूंढेगा एक्सेप्ट ब्लॉक में, तो उसको यहाँ पे पहले एक्सेप्ट ब्लॉक में सब कबाब मिल गया, एक्सेप्शन ये सबको हैंडल कर लेता है। तो इसने क्या करा, अपना काम इसी से करा लिया इस वाली लाइन पे ही। और इसमें टेस्ट डॉट काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 5 कम हो गई। तो 5 कम कर दो, वैल्यू पहले 2 थी, 5 कम कर दोगे कितनी आ जाएगी, -3 इसकी वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, फिर और आगे आता है। अब एक बार एक्सेप्ट चल गया, ठीक है, तो मेरा काम हो गया बस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे। अब ये एक्सेप्ट चल गया, अब ये प्रिंट वाली लाइन चलेगी हमारी। ये क्या कह रहा है कि डेटा प्रिंट करो और मेरी लिस्ट का वो पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट कर दो। मेरी लिस्ट का थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है 3, तो 3 मेरा प्रिंट हो गया डेटा, और 3 तो देखो मेरा पहले आंसर आ चुका है, क्या आ गया है डेटा फिर :3। ये मेरा आंसर अभी तक आ चुका है इस लाइन तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं खुशी खुशी बाहर जा रहा हूँ ना, इसका मतलब इस वाले ट्राई में अब कोई परेशानी नहीं है, ये वाला चल गया। जितना प्रॉब्लम आनी थी वो अंदर वाले ट्राई और एक्सेप्ट ने संभाल ली, बाहर वाले ट्राई में कोई दिक्कत नहीं आई। फाइनली में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, फाइनली हमेशा चलता है ना इसलिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ काउंटर और टेस्ट डॉट काउंटर की वैल्यू। अब टेस्ट डॉट काउंटर की वैल्यू है क्या, यहाँ पे है -3, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा डेटा 3 और काउंटर -3। अब ये कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन देख लो, और डेटा 3 और काउंटर -3। अब यहाँ पे देखो भाई है BR जो है ना, ये इन्होंने HTML का कोड लिखते समय नहीं डायरेक्टली यहीं पे दिखा दिया है, BR ब्रेक है, ब्रेक वाली लाइन, तो कोई एरर ना दे देना, मतलब सही। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा डेटा 3 एंड काउंटर -3। ठीक है।